मनन खड़ा हो जाए। गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड बिजनेस स्टडीज। मनन खड़ा नहीं हो, बाहर जाएगा। डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे हम। डायरेक्टिंग में हमने डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस, डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक, डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स में सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप पढ़ लिया। लास्ट एलिमेंट चल रहा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का भी हमने डेफिनेशन पढ़ ली। डेफिनेशन के बाद हमने उसका प्रोसेस पढ़ लिया। प्रोसेस में था एक सेंडर जिसके पास थी इंफॉर्मेशन, वो चूज़ करता है मीडिया। मीडिया पहले उसको एनकोड करता है, फिर डिकोड करता है, रिसीवर के पास मैसेज पहुंचता है, रिसीवर देता है फीडबैक, और इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोई हिंड्रेंस आता है तो उसको बोलते हैं अपन नॉइस। आज का हमारा पूरा टॉपिक नॉइस के ऊपर ही है। नॉइस को अपन कहेंगे बैरियर्स। किसी भी तरीके से अगर हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कोई रुकावट आती है, अभी वापस अगर कोई रुकावट आती है तो उसको हम क्या कहेंगे, बैरियर। और ये बैरियर अलग अलग तरीके के होते हैं। इन बैरियर्स को मैं समझाऊं उससे पहले एक एग्जाम्पल, एक जोक मैंने आप लोगों की बुक में डाल रखा है। अभी आप बुक में पढ़ने ना पढ़ाऊँ, यहीं से देख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कि लालू प्रसाद यादव सेंड हिज बायोडेटा टू अप्लाई फॉर पोस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूएसए। इतनी अंग्रेजी समझते होगे तुम लोग। लालू प्रसाद यादव ने अपना बायोडेटा भेजा, मतलब एक तरीके से रिज्यूमे भेजा। कहाँ पे? यूएसए में। और कौन? बिल गेट वाला, माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट का रिप्लाई आता है उसको। A few days later he got this reply: Dear लालू प्रसाद, you do not meet our requirements. होप आपको अंग्रेजी समझ में आ रही? You do not meet our requirements. Please do not send any further correspondence. No phone call shall be entertained. Thanks, Bill Gates. क्या मतलब हुआ इसका? सिद्धि समझा बेटा, क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, क्या बोला उन्होंने? यू डू नॉट मीट आवर रिक्वायरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इट? कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमें क्वालिफिकेशन, जो हमारा फिल्टर क्राइटेरिया है, उसको आप मीट नहीं करते हो। प्लीज़ डू नॉट सेंड एनी फर्दर करस्पॉन्डेंस। कोई लेटर आगे लिखने की जरूरत नहीं है। नो फोन कॉल शेल बी एंटरटेन। कोई फ़ोन कॉल आपको उठाया भी नहीं जाएगा। थैंक्स, बिल गेट्स। अब लालू प्रसाद यादव थोड़े इंग्लिश में हमारे कच्चे थे, तो उन्होंने इस चीज़ को ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट करके बेचारे बहुत खुश हो गए। खुश हो गए मतलब मस्ती में उछल कूद करने लगे, इतने खुश हो गए। और मैं सबको बताते हैं, लालू प्रसाद जब विद जॉय ऑन रिसीविंग दिस रिप्लाई, खुशी से उछल पड़ा बेचारा। क्या कह रहा? ही अरेंज प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या, हमें बिल गेट का लेटर आया है, आप सबको पढ़ के सुनाते हैं क्या लिखा होगा। भाई और बहनों, आपको जानकर खुशी होगी कि हमको अमेरिका में नौकरी मिल गई है। क्या कह रहे हैं? हमें तो नौकरी मिल गई है। एवरीवन इज राइट, सब कुछ हो गया भाई। लालू प्रसाद कंटिन्यू। अब हम आप सबको अपना अपॉइंटमेंट लेटर पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है? क्या कह रहे हैं? पर लेटर अंग्रेजी में है, इसलिए साथ साथ हिंदी में ट्रांसलेट भी करूँगा। तुम्हें तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए वो ट्रांसलेट भी करेगा। डियर लालू प्रसाद, प्यारे लालू प्रसाद भैया, यू डू नॉट मीट, आप तो मिलते ही नहीं हो। आर रिक्वायरमेंट, हमको तो जरूरत है। प्लीज डू नॉट सेंड एनी फर्दर करस्पॉन्डेंस। अब लेटर भेजने का कोई जरूरत नहीं। नो फोन कॉल, फोन का भी जरूरत नहीं है। लेटर भेजने की जरूरत नहीं, फोन का भी जरूरत नहीं। शैल बी एंटरटेन, बहुत खातिर की जाएगी। थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुहार बिलवा। समझे हुआ क्या? समझे तुम लोग? हाँ, वो तो कह रहे हैं हाँ मत जाने यार, लेटर लिखने की भी जरूरत नहीं है, फोन करने की भी जरूरत नहीं है। और मेरे को इसकी अंग्रेजी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ गलती की? डियर लालू प्रसाद मतलब प्यारे लालू प्रसाद भैया। यू डू नॉट मीट मतलब आप तो मिलते ही नहीं हो। आर रिक्वायरमेंट मतलब हमको तो जरूरत है। प्लीज डू नॉट सेंड एनी फर्दर करस्पॉन्डेंस, ये भी सही है। कोई लेटर लिखने की जरूरत नहीं। नो फोन कॉल, फोन करने की भी जरूरत नहीं। शैल बी एंटरटेन मतलब बहुत खातिर की जाएगी। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल गेट्स लिखा हुआ है, एक लाइन रह गई इसमें, तुहार बिलवा। तो बिल्कुल सही ट्रांसलेट किया है क्या नहीं?
लेकिन कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ क्या? कॉमन अंडरस्टैंडिंग आई क्या? नहीं। क्यों नहीं आई? कंटिन्यूसली नहीं पढ़ा। और ये शुभ भाई साहब कह रहे हैं लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम किसकी है? लैंग्वेज की। लैंग्वेज बैरियर्स को हम बोलते हैं सीमेंटिक बैरियर्स। क्या बोलते हैं? सीमेंटिक बैरियर्स। अब बैरियर्स सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की नहीं होती, और भी बहुत सारी रुकावटें हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल में रुकावट होगा कि अभी मैं जब बोल रहा था तो 2-3 बच्चों का ध्यान ही नहीं था, वो किसी की मदद करने गए हुए थे, अपनी दुनिया में सुपर हीरो बने हुए थे। तो ये कौन सा है? साइकोलॉजिकल बैरियर। अगला है पर्सनल बैरियर। मैं कितने भी अच्छे से पढ़ा दूँ, किसी भी तरीके से पढ़ा दूँ, कुछ बच्चे समझते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको मैं पर्सनली पसंद ही नहीं। माना तेरे लिए नहीं कह रहा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सही कह रहा हूँ कि नहीं? मीन्स आप अगर किसी से चिढ़ते हो तो वो आपकी कोई भलाई की बात भी करेगा ना, तो आपको उस पर विश्वास नहीं होगा। आपको हमेशा लगेगा इसमें इसका कुछ फ़ायदा होगा, यार ये हमारे को कोई ना कोई फंसा रहा होगा। मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसकी सब बहुत मजाक बनाते, मजाक भी बनाते हैं, और बेचारे को बहुत फिरकी भी लेते हैं उसकी। तो उसको कुछ सही बात भी कहो ना तो उसको यही लगता है कि यार ये मेरी पिक्चर बना रहा होगा, और वो मेरी बात पर विश्वास बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, तो ये कौन सा बैरियर है? पर्सनल बैरियर। मतलब लैंग्वेज भी आती थी, ध्यान भी पूरा था, लेकिन फिर भी पर्सनली क्या नहीं था? ट्रस्ट नहीं था। ठीक है। अगला ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ये 3 बैरियर जो है ना, ये तो आपके अपने पर्सनल लाइफ में भी देखने को मिल जाएंगे। सीमेंटिक बैरियर, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, मतलब ये लैंग्वेज प्रॉब्लम तो इतनी ज़्यादा होती है कि जब भी कोई लड़ाई कर रहा हो, वो किसी ने इंग्लिश में झाड़ दिया तो अगले वाले की बोलती बंद हो जाती है। अब मैं इंग्लिश में कैसे जवाब दूँ? गालियाँ तो बहुत सारी आती है, लेकिन इंग्लिश में दूँ कैसे? ठीक है, तो वो एक कम्युनिकेशन बैरियर हो गया, लड़ाई भी कंप्लीट नहीं हो पाई। ओके यस यस। ठीक है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है, पर्सनल बैरियर भी होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो कम्युनिकेशन चैनल है ना, वो इतना रिजिड है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि कभी कभी इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेलिटीज़ को पूरे करने के बजाय लोग कम्युनिकेट करना ही पसंद नहीं करते थे। जिसका एक एग्जाम्पल दूँ कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल था कि आप एप्लीकेशन लिखो छुट्टी के लिए, अगर वो एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, मतलब आपका रीज़न अगर वैलिड है और वो छुट्टी अप्रूव हो गई, तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था? एक पूरा रीज़न देना पड़ता था कि मुझे छुट्टी क्यों चाहिए, और फिर उसके 2-4 सवाल होते थे तो उसका रिप्लाई करना पड़ता था। अब ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है कि आपकी ये ईमेल बाजी के चक्कर में, पूरा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में अक्सर एम्प्लॉय सोचते हैं अरे तेल लेने जानते, पैसे ही तो कटेंगे, कट जाएंगे तो कट जाएंगे, मैं तो नहीं बता रहा क्यों छुट्टी चाहिए, मैं तो कर लूँगा छुट्टी, और उसके पैसे कट जाते हैं। मीन्स ये एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। आपका जो कम्युनिकेशन चैनल है वो इतना स्मूथ ही नहीं है कि एम्प्लॉय की विलिंगनेस ना हो कम्युनिकेट करने के लिए, वो इच्छा ही नहीं रखता कम्युनिकेट करने के लिए। अभी ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताई है, इसमें मल्टीपल बैरियर्स आएंगे। लॉजिक मतलब सीमेंटिक बैरियर में सिर्फ आपने कह दिया कि लैंग्वेज की वजह से वो है, वो नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें। जैसे हो सकता है कि सेंडर को लैंग्वेज ना आती हो, या हो सकता है कि रिसीवर को लैंग्वेज ना आती हो। सर और कुछ भी हो सकता है क्या? हाँ और भी हो सकता है। सेंडर को भी आती थी, रिसीवर को भी आती थी, लेकिन जिस लैंग्वेज में लिखा गया उस लैंग्वेज के 3-4 मतलब निकलते थे। जैसे इंग्लिश में अगर मैं यूँ कहूँ आई वैल्यू योर फ्रेंडशिप एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिंग एंड दिस रिंग इज वेरी वैल्यूएबल फॉर मी, तो तीनों में वैल्यू का मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो मैंने किसी एक कंटेक्स्ट में लिखा था, उसने किसी और कंटेक्स्ट में समझ लिया, है कि नहीं? तो ये सारी लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो पहला बैडली एक्सप्रेस मैसेज, जो अभी लालू प्रसाद वाले लेटर में तो थी, क्योंकि वो लेटर तो बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ था कि मीन्स जो बोलने वाला है, जो सेंडर है, उसी के साथ लैंग्वेज बैरियर है, उसी को लैंग्वेज प्रॉपर नहीं आती, तो वो गलत जगह पे गलत वर्ड यूज़ कर रहा है, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये कब होता था? जब बचपन में हम छोटे होते थे और इंग्लिश बोलने की कोशिश करते थे, पर सामने वाले को समझ में नहीं आती थी, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आता। तो ये क्या है? एक बैडली एक्सप्रेस मैसेज। इसमें जो सेंडर है उसको प्रॉब्लम है। Sometimes intended meaning may not be conveyed by a manager to his subordinates. अभी अक्सर पता है क्या होता है? एक बार हम वहाँ गए, महाराष्ट्र में गए हम। महाराष्ट्र में हमारे पास MSCDHCL की ऑडिट थी।
मतलब जो यहाँ का वो है ना अभी KEDL, टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, उसका महाराष्ट्र का MSCDCL नाम था उस कंपनी का, पूरे महाराष्ट्र की बिजली को सप्लाई करता था। तो उसमें उस ऑडिट में हमें एक एक गाँव विजिट करना पड़ता था, वहाँ के जाके बिजली विभाग के बुक्स चेक करने पड़ते थे। तो मैं महाराष्ट्र के कुछ ऐसे गाँव में गया जहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे ना उनको हिंदी भी नहीं आती थी, मराठी, सिर्फ मराठी आती थी, और मराठी साला मेरे को नहीं आती थी। तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछूं तो पहले तो वो सवाल ही नहीं समझ पाए, फिर उनको अगर कोई टूटी फूटी भाषा में कोई मेरा सवाल समझा भी दे तो फिर जो जवाब वो दे वो पूरा स्टाफ मिलकर मुझे ना समझा पाए, क्योंकि उनको लैंग्वेज आती ही नहीं। और ये अक्सर होता है, अभी आप साउथ में चले जाओ, साउथ में वो हिंदी जानबूझ के नहीं बोलते, उनको आती होगी तो भी नहीं बोलेंगे, वो उनके रीजनल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, फिर वो इंग्लिश में बात करेंगे और इंग्लिश तुम्हारी अच्छी नहीं है, तो फिर से कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा। ठीक है, These badly expressed message may be on account of inadequate vocabulary, usage of wrong word, omission of needed words। तीन चीज अंडरलाइन कर लो कि जब आपको केस स्टडी में ये तीन एस्पेक्ट मिल जाए तो कौन सा बैरियर है कि वोकैबुलरी, उसको वर्ड्स आते ही नहीं, संस्कृति को इंग्लिश में क्या कहेंगे पता ही नहीं उसको। ठीक है, देन यूसेज ऑफ रॉन्ग वर्ड, गलत वर्ड यूज कर रहा है सारा, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड जो चाहिए वो है ही नहीं उसमें, तो फिर कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स, सिंबल और वर्ड्स। एग्जाम्पल आपने वो पिक्चर देखी है क्या, परेश रावल अक्षय कुमार वाली यार, उसके बाद वाली वेलकम वेलकम, हाँ वेलकम मूवी देखी आप लोगों ने? वेलकम मूवी में उसको परेश रावल को यूज करने की आदत होती है, पता है आप लोगों को? हाँ, तो उसके चक्कर में मिसकम्युनिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि वो एक रॉन्ग मैसेज कन्वे करता है, तो हर सब के सामने आप ये लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब सेम वैल्यू से मैंने आपको वैल्यू सिस्टम का बताया कि वैल्यू वर्ड, यही एग्जांपल दे रखा है, आई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिंग, आई वैल्यू आर फ्रेंडशिप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर स्किल। तो तीनों में वैल्यू वर्ड आ रहा है, लेकिन तीनों में वैल्यू वर्ड का मतलब क्या है, डिफरेंट है। तो लिखने वाले की अंग्रेजी बिल्कुल ठीक है, पढ़ने वाले की अंग्रेजी भी बिल्कुल ठीक है, पर जो वर्ड है उसी के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है। तो आप किसी और कंटेक्स्ट में कह रहे थे और सामने वाला किसी और कंटेक्स्ट में उसको ले गया, तो ये भी एक सिमेंटिक बैरियर है कि आपने जो वर्ड यूज़ किया उसके डिफरेंट मीनिंग्स से आप सेम मीनिंग कन्वे नहीं कर पाए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाई। A word may have several meanings. Receiver has to perceive one such meaning for the word used by communicator. For example, consider these three sentences where the word value is used. You will find that value gives different meaning in different contexts. Wrong perception leads to communication problem. जो बोला वही लिखा हुआ है, इसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगला, फॉल्टी ट्रांसलेशन। अब ये लालू प्रसाद के चक्कर में था, वो जो लेटर आपको सिखाया गया ये प्योर एग्जांपल है फॉल्टी ट्रांसलेशन का। लैंग्वेज बिल्कुल सही लिखी हुई थी, उसमें जो वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज़ करे गए थे वो भी बिल्कुल सही लिखे थे, कोई डबल मीनिंग उसमें था नहीं, लेकिन फिर भी उसको सामने वाले को ये लैंग्वेज नहीं आती तो ट्रांसलेट ही प्रॉपर नहीं कर सकता। तो अगला कौन सा बैरियर है हमारा, फॉल्टी ट्रांसलेशन। Sometimes the communication originally drafted in one language, example English, need to be translated to the language understandable to workers, Hindi. If the translator is not proficient with both the languages, mistake can keep in causing different meanings to the communication. बात का बतंगड़ हो गया वहाँ, उसने 7 साल लताड़ दिया उसको, हाँ मत जाना, लेटर लिख मत देना, फ़ोन कर मत लेना, और वो खुशी से झूम रहा है कि आप तो फ़ोन वोन करते ही नहीं हो, मिलते ही नहीं हो, हमें तो बहुत ज़रूरत है, खूब खातिरदारी की जाएगी। ठीक है, तो बात अर्थ का अनर्थ हो गया फॉल्टी ट्रांसलेशन के बीच। नेक्स्ट है आपका अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन मतलब आप कोई एक बहुत छोटी बात बोल रहे हो लेकिन उसके पीछे आपका बहुत गहरा मतलब है, वो अजम्पशन आपने नहीं दिया। इसके मैं 2-3 एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल तो यही है, टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट। मतलब मैंने भाई तेरा नाम क्या है, सच्ची वाला नाम बता। हाँ, लक्की तो नाम नहीं है तेरा, मैं अच्छे से जानता हूँ। लवकुश। मैंने लवकुश से कहा कि लवकुश अभी क्लास की ही बात कर ले, लवकुश देख अपनी एक नई फैकल्टी आ रही है तो उनको तू लेने चला जाना एंड प्लीज़ उनका ख्याल रखना। तो अब ये क्या समझा कि सर ने मुझे उनको स्टेशन पे रिसीव करने भेजा है, तो उसका सर का मतलब यूँ है कि मैं उनका ख्याल रखूं और उनको अच्छे से होटल तक क्या कर दूं, ड्रॉप कर दूं। जबकि मेरा मतलब क्या था
कि वो जो फैकल्टी है वो 2 दिन के लिए कोटा आ रही है, तो तुम उनका ख्याल रखना, मतलब तो 2 दिन उनके साथ साथ रहना, उनको घुमाना फिराना, अच्छा खाना खिलाना, और जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़े उनको असिस्ट करना। तो यार मेरा परसेप्शन कुछ और था, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें क्या कर रखी थी, अज्यूम कर रखी थी, और वो अजम्पशंस मैंने इनको नहीं बताए। इसको बोलते हैं अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। तो मुझे इनको सारे अजम्पशंस क्या करने पड़ेंगे, क्लैरिफाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें क्या बोला जाता है, अभी अपन कम्युनिकेशन में लेटेस्ट स्टेजेस में पढ़ेंगे कि आपको अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है तो ये गलती आपकी है, आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए कि आप ये बात क्यों कह रहे हो। आपने उसको बताया ही नहीं कि फैकल्टी कितने दिनों के लिए आ रही है, फैकल्टी किस पर्पज़ के लिए आ रही है, तो वो काम अच्छे से करता। अभी जैसे आज का ही एक एग्जाम्पल लो, हमें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की P&L बैलेंस शीट बनानी है। तो अभी जब आप आगे बढ़ोगे, प्राइवेट लिमिटेड की P&L बैलेंस शीट हमारे वो टी शेप फॉर्मेट जो होता है ना, वैसे नहीं बनती है, उनका वर्टिकल फॉर्मेट होता है और बहुत डिटेल में उनकी P&L बैलेंस शीट बनती है। तो मैंने अभी यहाँ पे प्रशांत भैया है, सीनियर आर्टिकल है, मैंने उनको बोल दिया कि मैं तुझे एक फॉर्मेट दे देता हूँ जिसमें कंपनी की P&L बैलेंस शीट है, तो उसमें क्या कर देना उसको, तो उस फॉर्मेट में पूरी ये जो अपने पास कंपनी है इसकी रीड्राफ्ट कर देना, P&L बैलेंस शीट बना देना। प्रशांत भैया को P&L बैलेंस शीट अच्छे से बनाना आता है, मैं उनको कोई भी फॉर्मेट दूँ आराम से बना सकते हैं। अब जो मैंने फॉर्मेट दिया वो बहुत डिटेल फॉर्मेट में था, डिटेल फॉर्मेट में था, मतलब उस फॉर्मेट में बनाने के लिए उनको कम से कम 2 दिन चाहिए। अब वो लगे पड़े, मैंने उनसे अगले दिन पूछा कि क्या हुआ, बन गई क्या, कि नहीं सर इसमें तो टाइम नहीं है। मैंने क्यों टाइम क्यों लगेगा, तो सर देखो तो सही, इतना डिटेल फॉर्मेट है, एक एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, टाइम तो बहुत लगेगा। क्या फिर, तो मैंने कहा, अब फिर मैंने उनको क्लैरिफाई किया कि देख परसों है ना इसकी लास्ट डेट है, अगर परसों तक हमने ये P&L बैलेंस शीट नहीं बनाई, और इसका एक यूडिन नंबर होता है, यूडिन नंबर मतलब यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पोर्टल से सरकार इशू करके देती है। हम जितने भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं उस सिग्नेचर डॉक्यूमेंट के लिए उधर से एक OTP जनरेट करा के यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है। तो मैं जो बैलेंस शीट साइन करता हूँ ना, पहले मुझे उस बैलेंस शीट के नंबर्स वहाँ डालने होते हैं, वहाँ डाल के मैं मतलब सर्टिफाई करता हूँ कि मैं इस नंबर्स वाली बैलेंस शीट को साइन कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है आपने हमें डिटेल दे दी, तो ये जो बैलेंस शीट आप साइन करोगे उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर ये है, तो यूडिन नंबर मुझे अब उस बैलेंस शीट में डालना पड़ता है। जब तक मैं यूडिन नंबर उसमें पेस्ट नहीं करूँगा ना, उस डॉक्यूमेंट में वो नंबर नहीं लिखा हुआ होगा, उस डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैंने प्रशांत को फिर समझाया कि यार प्रशांत, अभी इतने सारे जमेले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अभी तो सिंपल फॉर्मेट में P&L बैलेंस शीट बना दे, ताकि अपन यूनिट नंबर जनरेट कर दे, फिगर्स वहाँ देखे, फिर फिगर्स तो अपनी सेम ही रहेगी, फॉर्मेट ही तो चेंज होगा, ताकि यूनिट नंबर जनरेट हो जाएगा, तो अपनी जो लास्ट डेट का कंप्लायंस है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इतनी सारी बातें मुझे बतानी पड़ेगी ना, तभी तो वो उस काम का इंपॉर्टेंस समझेगा, नहीं तो वो तो क्या कर रहा था, आपने कहा फॉर्मेट में बनाना है तो लग गया फॉर्मेट में बनाना, अब उसको 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, मेरा काम तो नहीं हुआ ना, बेचारे ने मेहनत भी करी, काम भी नहीं हुआ। तो ये कह रहा है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, कि अगर अजम्पशंस क्लैरिफाई नहीं है तो फिर आपकी वापस से कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं पहुँच पाएगी। Some communication may have certain assumptions which are subject to different interpretation, कि कुछ कम्युनिकेशन के कुछ assumptions होते हैं और उन assumptions के different interpretation होते हैं। Interpretation का मतलब समझते हो आप लोग? Interpretation का मतलब समझते हो आप? Explanation, समझाना या समझना। लॉ में आपको पता है कानून को इंटरप्रेट करने का भी एक कानून है। आगे चल के आप ये 12th के बाद से आपके लॉ चालू हो जाएगा। सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाएगा, आप हायर स्टडीज़ करो कि ग्रेजुएशन वाली करो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसके क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स होने होते हैं, अलग अलग कानून पढ़ाए जाएंगे। सारे कानून को समझने का भी एक कानून है कि कानून में जो लैंग्वेज लिखी है उसको तुम कैसे समझो। तो यार ये इंटरप्रिटेशन क्या कहता है कि जो असम्पशंस है ना उनके भी डिफरेंट समझ होती है, कि अलग अलग तरीके से आप उनको समझ सकते हो। तो अगर आप उसको क्लैरिफाई नहीं करोगे कि मेरा कहने का मतलब क्या था, तो फिर यार आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग कभी आ ही नहीं पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बॉस में इंस्ट्रक्ट हिज सबऑर्डिनेट टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट, boss may mean that subordinate should take care of transport, food, accommodation of guests until he leaves the place. The subordinate may interpret the guest should be taken to hotel with care. वो क्या समझा कि मेरे को तो होटल तक छोड़ के आना है, और उनका क्या मतलब था कि जब तक वो यहाँ आए हैं तब तक उनका क्या रखना है, ख्याल रखना है। बस
एक्चुअली द गेस्ट सफर्स ड्यू टू दिस अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। इसके चक्कर में कौन सफ़र कर रहा है? हमारा मेहमान, और हमारी इज्जत उससे सफ़र हो रही है। देन टेक्निकल जार्गन्स। अब टेक्निकल जार्गन्स मतलब आप लोग डॉक्टर के पास गए होंगे, तो डॉक्टर शुरुआत में तो एक लाइन बोल देता है अपनी पढ़ाई झाड़ने के लिए। वो एक ऐसा वर्ड बोल देता है जो हमसे सुना ही नहीं जाता, बोला तो बहुत दूर की बात है। मतलब वो यूँ बोल दे रहा है, मुझसे तो याद भी नहीं आ रहा कोई ऐसा वर्ड। जैसे अभी मेरे को एक याद है, शब्बीर सर के फादर को हुआ था लिवर सिरोसिस। शायद मैं उसको सही से बोल पा रहा हूँ कि नहीं, आई डोंट नो। लिवर सिरोसिस सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? करेक्ट कर दो। सिरोसिस होता है, ठीक है। देखा ना, मैं क्या करूँ यार, मैं कॉमर्स देख रहा हूँ, मेडिकल। लिवर सिरोसिस ये उनके फादर को हुआ था। अब अगर डॉक्टर साहब हमें यूँ कह दे कि इनको लिवर सिरोसिस हुआ है, तो मैं क्या समझूँ? मैं कुछ समझ पाऊँगा क्या? नहीं। फिर उनको धीरे धीरे नहीं समझ में आया, अपन तो मुँह बना देंगे, तो फिर वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि भैया ये जानलेवा बीमारी है, इसमें ये प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ये चीज़ करनी पड़ती है, XYZ बहुत बुरी बीमारी थी। तो ये एक जो लिवर सिरोसिस उन्होंने बोला ना, ये क्या था? टेक्निकल जार्गन। अभी मैंने भी इससे पहले एक टेक्निकल जार्गन यूज़ किया, जिसके चक्कर में उसको यूज़ करने की वजह से मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा बोलना पड़ा। याद है कौन सा? यूडिन बोला ना, यूडिन, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज़ अ टेक्निकल जार्गन। अगर आप उस फील्ड के होते तो मैं सिर्फ यूडिन बोलता, लेकिन आप उस फील्ड के नहीं थे, तो मुझे फिर पूरा यूडिन का मैकेनिज्म समझाना पड़ा ना, कि यूडिन कैसे जनरेट होता है। सीए के पोर्टल से डॉक्यूमेंट के डिटेल्स डाल के सरकार एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देती है, जिस नंबर को मुझे उस पेपर पे चिपकाना पड़ेगा, नहीं चिपकाऊंगा तो उस पेपर की वैलिडिटी नहीं है। समझे कि नहीं? तो ये था टेक्निकल जार्गन। अगर मैं सिर्फ यूडिन बोल देता कि इसका यूडिन हमें जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, तो आप क्या समझते उसमें? मतलब उस बात की इंपॉर्टेंस भी नहीं समझ पाते आप। तो फिर वापस से कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो पहुंची ही नहीं। तो कई बार कम्युनिकेशन का बैरियर बन जाता है ये टेक्निकल जार्गन, कि जो बंदा जिस फील्ड का एक्सपर्ट है वो उस फील्ड के टेक्निकल जार्गन यूज़ करने लग जाता है। क्योंकि आज यूँ समझो, आप भी अब 2 साल होने को आए, आप ये असेट लायबिलिटी बहुत बार सुन चुके हो, तो आप इस असेट और लायबिलिटी वर्ड को अपने डेली यूज़ में लेने लग गए कि नहीं लगने लगे? कि यार ये तो अलग लायबिलिटी बन गई मेरे ऊपर। मतलब अब हम ये नहीं बोलेंगे कि बोझ बन गया मेरे ऊपर, ये तो लायबिलिटी बन गया है ना। तो ये टेक्निकल जार्गन हुआ। अब वो साइंस वाला स्टूडेंट जो इधर उधर कूद के खुदकुशी करता रहता है, वो आर्ट्स वाला स्टूडेंट जो इधर उधर बहराता फिरता, उसको क्या समझ में आया लायबिलिटी का मतलब क्या? दो ये बहुत कॉमन टर्म है, पूरी दुनिया यूज़ करती है। फिर आप कोई और एक्स्ट्रा वाला वर्ड यूज़ कर लो तो समझ में आए। 2 साल पहले तक सर हम गुडविल नहीं समझते थे, अब समझने लग गए। आप में से बहुत सारे लोग पेटेंट का मतलब नहीं समझते होंगे, कॉपीराइट का मतलब नहीं समझते होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP का मतलब नहीं समझते होंगे, कुछ समझते भी होंगे। ये सारे क्या है? टेक्निकल जार्गन्स है। ये टेक्निकल जार्गन्स यूज़ नहीं करने चाहिए जब आप नॉन टेक्निकल पर्सन से बात करो तब। और अगर हमारे सामने कोई ये टेक्निकल जार्गन यूज़ कर ले तो सबसे बढ़िया तरीका है मुंह बना लो, जो तुम लोगों को सबसे अच्छा आता है ना। अगर किसी ने टेक्निकल जार्गन यूज़ किया, हमें समझ में नहीं आया, तो क्या करो? मुंह बना लो। अगर वो समझदार होगा तो उसको समझ में आ जाएगा, इसको समझ में नहीं आया, फिर वो बेवकूफ़ निकला। उसको नहीं समझ में आया कि हमें समझ में नहीं आया, तो बिंदास पूछ लो। अब बहुत सारी बार क्या होता है, एम्प्लॉयज़ पूछने से डरते हैं, क्योंकि जब भी हम ये टेक्निकल जार्गन सुनते हैं ना, तो हमें वो होता है ना, मतलब वो जो हम खुद को दूसरों से नीचा समझने लग जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, क्या होता है इसमें वो? हाँ, नहीं यार, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको, तो नहीं बोला यार। अरे यार ठीक है, तुम समझ गए ना।
तेरे टेक्निकल जार्गन मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं उसको यूँ से बोलता हूँ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जब भी कोई हमारे ही फील्ड का बंदा हमारे साथ कोई टेक्निकल जार्गन यूज़ करता है ना, तो हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हमें सेल्फ डाउट हो जाता है कि कहीं हमें नहीं आता, वो तो बहुत बिंदास यूज़ कर रहा है। और इस चक्कर में एम्प्लॉई सामने वाले से पूछता नहीं है इसका मतलब क्या है। एक बार मेरे साथ हो गया मुंबई में, SBI लाइफ की ऑडिट कर रहे थे हम लोग, तो मैं कोई शीट समझ रहा था, उस शीट की हेडिंग थी LWP, तो वो मेरे को LWP, ठीक है। तो उन्हें सामने समझाते बोल गया सर ये तो LWP है, इसके बाद ये, इसके बाद इसके बाद। और जब एक टेक्निकल जार्गन आ जाता है ना, हम किसी चीज़ को बहुत ध्यान से समझ रहे होते हैं। आपके साथ हमेशा हुआ होगा कि जब कोई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाता है और उसमें एक वर्ड आपको समझ में नहीं आता, तो आपका माइंड वहीं रह जाता है और सर आगे निकल जाता है। होता है कि नहीं होता? मैं तो वहीं रह गया कि LWP के बाद तो क्या हुआ पता ही नहीं पड़ा।